विश्लेषण करते हैं पूरे सप्ताह की घटनाओं का। तो इस तरीके से आज हम पिछले सप्ताह के सारे घटनाओं पर एक विहंगम दृष्टि डालते हैं और सिंहावलोकन करते हैं कि इन घटनाओं का क्या असर पड़ने वाला है आने वाले दिनों के भारत की राजनीति पर और दुनिया की राजनीति पर। दुनिया के तमाम घटनाओं को हम कोशिश करते हैं समेटें, आधे घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर क्या समेट सकते हैं, लेकिन समेटें। आज हैं हमारे साथ किसान संघर्ष समिति की मध्य प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट आराधना भार्गव जी। आराधना भार्गव जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हैं झारखंड से वरिष्ठ पत्रकार राकेश रंजन जी, और भी साथी आएंगे, उनसे हम उसका विश्लेषण करेंगे। इस पिछले सप्ताह अगर हम देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण घटना दिखाई पड़ रही है वो है कि भारत के 16वें उपराष्ट्रपति का इस्तीफा। वो इस्तीफा भी आज की तारीख में रहस्य बना हुआ है कि उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया, और अगर नहीं दिया तो ये पूरी सरकार जिस तरीके से फर्जीवाड़ा पर आधारित है उस पर कहीं से और संशय जाना जाहिर सी बात है। जो अपने प्रधानमंत्री डिग्री फर्जी देता है, जो प्रधानमंत्री या जो ये निर्वाचन आयोग के पूरे मतदाता सूची पर प्रश्न उठ रहा है, उसमें अब तो यह भी है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ जी इस्तीफा नहीं दिए, उनका इस्तीफा दूसरे लोगों ने दिया और वहां जमा कर दिया गया। कैसे इस्तीफा हुआ, कैसे नहीं हुआ, और उसके बाद से ही उपराष्ट्रपति हमारे गायब हैं। कहाँ गायब हैं? वो उनके उस इस्तीफे में, उस तथाकथित इस्तीफे में जिक्र था कि उनका स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य कारणों से है। और देश का द्वितीय नागरिक, दूसरे नंबर का नागरिक बीमार हो और देश के लोगों को उसकी जानकारी न हो, ये कहा जा रहा है शायद उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, और शायद उन्हें रिलीज भी अगर किया जाएगा तो 9 तारीख को चुनाव हो जाने के बाद रिलीज किया जाएगा। लेकिन सवाल है कि अगर वो इस्तीफा नहीं दिए तो उपराष्ट्रपति का चुनाव क्यों हो रहा है? और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है उसमें भी यह शायद पहली बार है, इतिहास अपने आप को उस पर आकलन करेगा कि इसमें क्या होगा सत्ता पक्ष का, जिस स्थिति से उपराष्ट्रपति। खैर, उस पर हमारे और साथी इसका विश्लेषण करेंगे। और तमाम इस बीच किसान आंदोलन हुए हैं बिहार में, खास करके जंग में मतदाता सूची को लेकर के निर्वाचन आयोग भी नंगा खड़ा हो गया है, नंगा कर दिया है विपक्ष ने उसे और पूरी जनता ने। और पहली बार देश में नारा लगा है वोट चोर गद्दी छोड़, और यह नारा सड़क से लेकर के संसद तक गूंज रहा है। तो ये और इसी बीच दुनिया के पैमाने पर भी अमेरिका जो अपनी दादागिरी दिखा रहा है, उस दादागिरी में टैरिफ को लेकर के जो कि वो जिस तरीके से आक्रामक बना हुआ है और तमाम सबके ऊपर टैरिफ पॉलिटिक्स कर रहा है, और इस बीच भारत ने भी थोड़ी सी साहस दिखाने का काम किया है, और चीन और रूस के साथ कुछ इसके दोस्ती भरे हाथ भी बढ़ रहे हैं। और आगे मामला क्या होगा इसका विश्लेषण किया जाएगा। इस बीच पिछले सप्ताह में एक चीज और हुआ है कि जिनकी बैसाखी पर टिकी हुई है यह सरकार, नायडू के परम मित्र जो उद्योगपति हैं अनिल अंबानी के ऊपर पिछले सप्ताह में तमाम छापे दर छापे पड़ रहे हैं। और अब तक तो जो अनिल अंबानी इनकी आंख का काजल थे, आज वो अनिल अंबानी सबसे बड़े विलेन होकर के निकले हैं और उनके ऊपर तमाम छापे दर छापे पड़ रहे हैं। इसकी क्या स्थिति होगी यह भी हम देखेंगे। इस बीच ब्रिक्स देशों का भी एक समाचार आ रहा है कि वो लोग भी फिर नए सिरे से अपने आप को मजबूत करने की स्थिति में लगे हुए हैं, ये मजबूत करना चाहते हैं। इन सारी चीजों का विश्लेषण करेंगे हमारे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई से डॉक्टर सलीम खान। और मुंबई भी पिछले सप्ताह बहुत ही चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ये सरकार जिसके बैसाखी पर टिकी हुई है, आंध्र प्रदेश के नायडू जी, उनके सबसे प्रिय उद्योगपति अनिल अंबानी वो अनिल अंबानी हैं जिनको लेकर के मोदी जी राफेल डील करने गए थे, और बहुत उस समय आलोचना हुई कि जिसको साइकिल बनाने का भी अनुभव नहीं है उसको राफेल डील का पूरा उसको जिम्मा दिया गया है उसके रख रखाव का। और आज उसी अनिल अंबानी के ऊपर तमाम छापे दर छापे पड़ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि
कि वो बहुत बड़े घोटाला किए हैं और वो ब्लैक लिस्ट में उनको डाल दिया गया है उनकी कंपनी, इन सारी चीज़ों पर। और उसके साथ ही हम चाहेंगे कि ये जो टैरिफ का मार चल रहा है और अमेरिका के खिलाफ जो एक लामबंदी शुरू हुई है ब्रिक्स देशों की भी, और खास करके भारत, चीन और रूस की में जो निकटता बढ़ रही है, और इस निकटता के बीच जो हमारा एक पड़ोसी देश है, छोटा सा देश है जो हमारा साथी है, हमारे बीच है नेपाल। नेपाल की भी स्थिति नहीं है, तिब्बत को तो चीन खा गया और फिर नेपाल पर भी उसी तरीके के हमले हो रहे हैं। इन सारी चीजों पर रोशनी डालें सलीम खान साहब। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अहम मुद्दों की तरफ ध्यान दिलाया। अनिल अंबानी जो है वो दिवालिया हो चुका है कई साल पहले, और अब जो है वो मरे हुए को मार रही है हमारी सरकार। और टैरिफ का मामला भी बहुत ज्यादा चर्चे में है। मैं एक अहम बात जो कि आपने शुरू में प्रस्ताविका में कही थी उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देखिए, 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने अचानक जा करके अपना इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद जो है वो 7 अगस्त को सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला, और वो नोटिफिकेशन में कहा गया कि सलीम अब साहब 9 सितंबर को सलीम साहब, थोड़ा सा संशोधन। अब बात निकल के आई है कि जगदीप धनखड़ साहब राष्ट्रपति के यहाँ गए ही नहीं, उन्होंने इस्तीफा दिया ही नहीं, उन्होंने एप्लीकेशन तक नहीं दिया। तो ये सारा का सारा फर्जीवाड़ा निकल के आया है, और ये फर्जीवाड़ा आरटीआई के माध्यम से निकल के आया है। तो अब तो स्थितियां फिर दूसरी हो गई हैं। जी कहें। तो ये जो जगदीप धनखड़ का अचानक जो जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो कह चुके थे कि भाई मैं 2027 तक इस पे रहूंगा। इसका मतलब है कि 2027 के बाद जब राष्ट्रपति का भी कार्यकाल खत्म होगा तो मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा और 5 साल तक ऐश करूंगा। तो ये तो उनके इरादे थे जो उन्होंने 1 हफ्ता पहले ही जो है वो कहे थे। अब उनको अचानक उनसे इस्तीफा लिया गया, या उनको जो भी उनके साथ मामला हुआ, उनके साथ फेयर मामला नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि 1 महीना 4 दिन हो चुका है और भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो लापता है। हिंदुस्तान में हजारों चैनल्स हैं, किसी चैनल वाला, ना तो कोई चैनल वाला उसके पास जाता है, ना वो किसी चैनल वाले के पास आता है। उसके बेशुमार दोस्त हैं, बहुत सारे राजनीतिज्ञ हैं, उनमें से कुछ लोगों ने जाने की कोशिश की, सरकार ने रोक दिया, वजह पता नहीं। अगर वो बीमार है, लोग उसके पास जाना चाहते हैं, उसकी जो है वो स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो सरकार क्यों रोकती है, इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। और अब ये बातें भी आ रही हैं कि उन्होंने दिया या नहीं दिया, और आरटीआई वगैरह की बातें। तो अब मैं ये कह रहा था कि चलो जो हुआ वो तो अभी इस सरकार में बाहर नहीं आ सकता, लेकिन ये कि जब सरकार बदलेगी तब आएगा। लेकिन जब ये नोटिफिकेशन आया 7 तारीख को कि 9 सितंबर को जो है वो इलेक्शन होगा और नया उपराष्ट्रपति हमको मिलेगा, तो उसके बाद आप देखिए कि ये तो कोई अवामी जनता का इलेक्शन है नहीं, अवाम को उसमें वोट नहीं डालना है, सिर्फ जो है वो सांसदों को वोट डालना है। तो ऐसा लग रहा था कि ये काम शांति से हो जाएगा। लेकिन अमित शाह की ने एक ऐसा सेल्फ गोल किया कि उसकी वजह से इलेक्शन से पहले ही उसने अपनी और अपना संघ परिवार की बेइज्जती करवा ली। अब देखिए, 46 लोगों ने जो है वो फॉर्म भरे, 68 फॉर्म भरे। एक आदमी एक से ज्यादा फॉर्म भर सकता है। सारे फॉर्म रिजेक्ट हो गए, सिर्फ 2 बचे। सीपी राधाकृष्णन जो कि जो है वो एनडीए के उम्मीदवार हैं, और बी सुदर्शन रेड्डी जो कि इंडिया गठबंधन के जिम्मेदार हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये दोनों का हम अगर तुलना करें, तो राधा कृष्णन ने जिस तरह का ट्वीट किया कि हमारे बहुत ही महान प्रधानमंत्री और सारे चहीते लीडर, उन्होंने मेरे को ये मौका दिया,
यानी अभी कुर्सी पे आए नहीं, अभी से खुशामद शुरू कर दिया। तो कुर्सी के आने के बाद क्या करेंगे? हालांकि उनको इसकी जरूरत ही नहीं है, बीजेपी ने उनको अपना उम्मीदवार बना दिया है तो उनके जीतने की संभावना है। तो ये जो चमचागिरी उन्होंने बनने से पहले ही शुरू कर दी, ये बताता है कि संघ के अंदर किस तरह का प्रशिक्षण होता है। और उस प्रशिक्षण का नतीजा ये है कि संघ के अंदर जो है वो कार्य कुशल लोग पैदा नहीं होते। आप देखिए कि इन्होंने सरकार तिगड़म करके बना ली, लेकिन इनके पास एक ऐसा आदमी नहीं है जो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। राजनाथ सिंह जो है वो अपने सरकार का जो है वो डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो सर देश का डिफेंस क्या करेंगे? इनको जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जेएनयू से लाना पड़ा। इसी तरह से इन्होंने जो है वो धनखड़ को भी बाहर से लाए थे, और धनखड़ की जगह जो है वो उनके जो नायब हैं जो आजकल राज्यसभा चला रहे हैं वो भी बाहर से आए हैं। तो ये लोग चूंकि अब डर गए हैं कि भाई बाहर के लोगों पर जो है वो नियंत्रण नहीं रहता है, तो इन्होंने ला करके एक अपने चापलूस को, कृष्णन को जो है वो बना दिया। अब वो कृष्णन के बारे में कहा जा रहा है कि 15 साल की उम्र में वो जो है वो आरएसएस में शामिल हो गया था। तो 15 साल से 50 साल उसने काम किया। आज एक एमएलए की सीट जो है वो आरएसएस या बीजेपी तमिलनाडु में अपने सहायकों की मदद के बगैर, एआईडीएमके की मदद के बगैर नहीं जीत सकती। ये खुद 2 बार जो है वो सांसद बने हैं, तो दूसरे की मदद से। और अब क्या है, अब गवर्नर बन के कभी गोवा में कभी महाराष्ट्र में ऐश कर रहे हैं। तो ऐसे आदमी को लाया जा रहा है जो कि सरकार के आगे हमेशा जो है वो दुम हिलाता रहे। लेकिन अगर हम कृष्णन के साथ इसका जो है वो तुलना करें तो पता चलता है कि दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगवा तेली। इसलिए कि कृष्णन ने आज तक कोई प्रेस में बात नहीं की प्रधानमंत्री की तरह, खाली एक एक्स पे मैसेज दे के रुक दिया। और जब वो अपना फॉर्म भरने के लिए गए तो उस वक्त आप देखिए कि किरण रिजिजू ने उनके पेपर्स प्रधानमंत्री को दिए। प्रधानमंत्री ने वहां पर जो इलेक्शन ऑफिसर है इत्तेफाक से, वो भी जो है वो मोदी है, सीपी मोदी, उसको दिए। और उसके बाद वो कृष्णन ने खाली रबर स्टैंप जो उसको आगे करना है साइन किए। वो मोदी ने, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, रसीद भी मोदी को दी। और बाकी लोग जो थे साथ में अलग अलग पार्टियों के और बीजेपी के, वो सिर्फ ताली बजा के आ गए। वहां जाने से पहले इन्होंने जो है वो महात्मा गांधी की जो मूर्ति है उसके आगे प्रणाम किया, और बाकी लोगों की। ये भी संघ परिवार का मसला है कि जिनको दिल में नफरत करते हैं उनके आगे जो है इनको फूल डालना पड़ता है। इसके मुकाबले जब सुदर्शन गए तो ऐसा नहीं हुआ। सुदर्शन को उनके पेपर दिए गए, उन्होंने खुद अपने हाथ से पेपर दिए, खुद दस्तखत किए और खुद रसीद ली। तो इससे पता चलता है कि किसके अंदर आत्मसम्मान है और किसके अंदर जो है वो सिर्फ चाटुकारिता है। और उसमें सभी लोग मौजूद थे। अब मैं उस पे आता हूं कि सुदर्शन ने एक वाक्य ये कहा उस वक्त प्रेस वालों से। लोगों ने कहा कि तुम्हारी लड़ाई कैसी है, तो उसने कहा ये कोई लड़ाई नहीं है, ये तो एक मुकाबला है, और ये जो है वो विचारधारा का मुकाबला। ये बात उन्होंने कही। तो ये विचारधारा वाली बात जो है वो अमित शाह को इससे मिर्ची लग गई, और वो जो है वहां पे गए और उन्होंने केरला में जाके एक मीडिया हाउस में इंटरव्यू दिया, और उन्होंने कहा कि विपक्ष ने एक ऐसे आदमी को बना दिया है जो कि नक्सलवाद का समर्थक है, और उसने सुप्रीम कोर्ट के पवित्र फोरम को नक्सलवाद को बढ़ाने के लिए जो है वो यूज किया। अब आप देखिए इतनी बड़ी बात, इसको पहली बात तो बोलने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अब इंसान का जो है वो, इनके अपनी जबान पे नियंत्रण नहीं है। कभी कह दिया कि 15 लाख रुपया तो जुमला है, कभी तो कह दिया हम पीओ के छाती, हम उसके लिए जान लड़ा देंगे। लेकिन इसी तरह की एक बात उन्होंने यहाँ पे कह दी। इसका जो जवाब सुदर्शन ने दिया है, आज तक को जो इंटरव्यू दिया है, मैं समझता हूं कि वो सारे दर्शकों को, 15 मिनट का इंटरव्यू है, वो सारे लोगों को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो ये बहुत बड़े आदमी हैं,
गृह मंत्री, मैं उनका जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में उसकी अवहेलना की। वो फैसला मेरा नहीं था, 2 जज की बेंच थी और वो 2 जज की बेंच का फैसला मैंने लिखा, दोनों का फैसला था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में ये बात कह रहे हैं और ये मतलब पूरे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो आप इल्जाम लगा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ और बातें बहुत दिलचस्प, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को चाहिए कि एक बार उस फैसले को पढ़ ले, यानी ऐसी हवा हवाई जो है वो ठोकता ना रहे। और फिर उन्होंने बताया कि वो जो फैसला हुआ था, फैसला सरकार ने फैसला ये किया था कि नौजवानों को नक्सलियों से लड़ाया जाएगा। अब देखिए आरएसएस का मामला क्या है कि इसको जो है वो ट्राइबल से भी झगड़ा है इसका, और इसका जो है वो नौजवानों से भी झगड़ा है। तो इन्होंने सोचा कि नौजवानों को जो है वो उससे ट्राइबल से लड़ा के ये दोनों एक दूसरे को मार के खत्म कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये काम आप जनता को हथियार दे के नहीं ले सकते, इसके लिए आपके पास अर्धसैनिक बल है, इसके पास आपके पास सैनिक है, इसके लिए आपके पास पुलिस है, तो ये काम उनसे आप लीजिए, जनता को क्यों लड़ा रहे। उसके बाद में ये हुआ कि सरकार ने कहा कि नहीं, ये कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। तो छत्तीसगढ़ में कहा गया कि ठीक है, इसका इस्तेमाल सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में होगा, इसके बाहर नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ में इसकी इजाजत दी गई और ये कानून अभी तक लगा हुआ है। तो सवाल ये है कि अमित शाह का ये कहना कि अगर सलवाजिज्म के बारे में इनका ये फैसला नहीं आता तो हम जो है 2020 में नक्सलवाद को खत्म कर देते, ये सरासर गलत है। इसकी इजाजत तो आज भी आपके पास है, लेकिन आप नहीं कर सके, आपको फैसला नहीं मालूम, आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये इतनी खतरनाक बात अमित शाह ने कह दी कि जिसकी जितनी निंदा की जाए वो जो है वो कम है। तो न्यायपालिका को भी जो है वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसकी मुखालिफत जो है अभी आज 22 जजों ने की कि आप जो है वो उसको ये नहीं कह सकते कि वो जो है राजनीतिक फैसला था, तो वो जो है वो सही फैसला था। और उसने याद दिलाया, सुदर्शन ने एक और बात मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, कि उन्होंने याद दिलाया कि 1 महीना पहले एक अर्जी दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और उसमें ये कहा गया था कि उस फैसले को जो 2011 में हुआ है उसको रिव्यू किया जाए। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच मौजूद है उसने ये कहा कि हम उस फैसले पर रिव्यू नहीं करेंगे, वो फैसला जैसा है वैसा ही रहेगा। तो उन्होंने पूछा कि क्या इन जजों को भी वो ये कहेंगे कि वो नक्सलवाद की हिमायत कर रहे हैं? और 2011 में फैसला हुआ, 2025-14 साल में आपको क्यों नहीं याद आया कि मैंने नक्सलवाद को जो है वो समर्थन किया था और मेरी वजह से नक्सलवाद पड़ रहा है? अभी जबकि मेरे को उम्मीदवार बनाया गया है तब आपको कैसे याद आ गया मेरा फैसला? तो इस तरह से बहुत सारी बातें उन्होंने इसके बारे में भी कहा कि वो तेलुगु अस्मिता के बारे में, तमिल अस्मिता, उन्होंने कहा कि अस्मिता का कोई मामला नहीं है, पूरे देश के लोग, सारे लोग नागरिक हैं। लेकिन तेलुगु देशम पार्टी चूंकि तेलुगु अस्मिता के लिए बनी है, इसलिए तेलुगु देशम पार्टी को इसका ख्याल रखना पड़ेगा। एक और बात अमित शाह ने कहा कि चूंकि एक नक्सलवादी उसको बना दिया है, इसलिए केरला का जो है वो वोटर इस बार जो है वो कांग्रेस को सबक सिखाएगा। अरे केरला में तुम्हारा वोटर ही कहा है, केरला में जो वोटर है वो तो लेफ्ट का वोटर है, वो तो उल्टा खुश होगा कि एक लेफ्ट की जो आइडियोलॉजी के आदमी को जो है वो कैंडिडेट बनाया गया। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसको जो है वो राज्यसभा का जो है वो उसको उसकी सभापति भी होता है। तो उस वो आदमी अगर पढ़ा लिखा है, जज है, और जैसा कि कृष्णन कह रहे हैं, ये सुदर्शन कह रहे हैं कि मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है और ना मैं किसी पार्टी में शामिल होने वाला हूं, तो उसका जो है वो न्यूट्रल होना, निष्पक्ष होना बहुत अहम है। ऐसे में आप अगर दोनों को करें तो उपराष्ट्रपति के लिए सुदर्शन ही सबसे ज्यादा फिट आदमी है। वही जो है दोनों पार्टियों के साथ, विपक्ष के साथ और सत्ता पक्ष के बीच में जो है वो संतुलन बनाए रख सकता है। तो इस एक बेवकूफी ने हमारे गृह मंत्री की पूरी तरह से खोल के रख दिया
कि विपक्ष का उम्मीदवार कितना ताकतवर है और कितना जायज और कितना मुनासिब है, और इनका उम्मीदवार जो है वो कितना कमजोर है। और ये सारी बातें अमित शाह के एक कमेंट की वजह से जो है वो खुल करके सामने आ गई। उन्होंने कहा है, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने ये कहा है कि पार्टी जो है वो इसमें फैसला नहीं करती, सांसद जो है वो व्यक्तिगत तौर पे करते हैं। इसलिए मैं सारे सांसदों को लिखने वाला हूं और उनसे कहने वाला हूं कि वो अपनी आत्मा की आवाज पर देखें कि कौन सुटेबल है और उसको वोट दें। और मैं समझता हूं कि अगर सांसद वाकई अपनी पार्टी लाइन पर जो है वो अंधभक्ति करने के बजाय अपनी जिम्मेदारी को महसूस करके, अपने कर्तव्य को महसूस करके वोट देंगे, तो उनका वोट जो है वो कृष्णन के बजाय सुदर्शन को होगा और वो कामयाब होंगे। वरना आंख बंद करके देंगे तब तो जो कुछ पहले भी होता रहा है वही होता रहेगा। धन्यवाद। जी सलीम साहब, तो निश्चित रूप से इस तरीके से उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति जिस योग्यता का होना चाहिए, शायद उस योग्यता के लिए सबसे पहले सटीक आदमी ये मिले हैं। उसके पहले भी हुए हैं लोग, हम उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन इस लंबे दौरान जिस तरीके से राजनीतिक अपना प्रतिबद्धता और खास करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके का राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ लोगों का चयन किया जाता रहा है, चुनाव किया जाता रहा है, उसमें सुदर्शन से बेहतरीन कोई आदमी फिलहाल नहीं होता, अपना नहीं हो सकता। ये सबके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, राजनीतिक लोगों के लिए भी, न्यायप्रिय लोगों के लिए भी सबसे योग्यतम कैंडिडेट नहीं ये सुदर्शन जी फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं। अब हम चलते हैं इस बीच, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पिछला सप्ताह भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह के रूप में याद किया जाएगा, और खास करके झूठ पर खड़े साम्राज्य के प्रतिकार के रूप में और मजबूत प्रतिकार के रूप में पिछला सप्ताह देखा जाएगा। इसमें हमने देखा कि उपराष्ट्रपति, और खास करके उपराष्ट्रपति जो देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक है, उसको उसके भी इस्तीफे को गलत तरीके से दिया गया, और वो जो संदेश निकल के आ रहा है सामने कि उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई है। यह तो शालीन भाषा है, अगर ये भाषा है तो अपराधी लोग किस स्तर तक जा सकते हैं, शायद इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। और 1 महीना के ऊपर हो रहा है, वो आदमी का कहीं अता पता नहीं है, वो आदमी इस धरती पर है भी कि नहीं है। इस रूप में, इस कुहास के बीच ये सप्ताह उसको देखा जाएगा, और ये सप्ताह देखा जाएगा कि जो इनके सबसे विश्वस्त लोग हैं, जिनकी बैसाखी पर टिके हुए हैं, उनका जो सबसे विश्वस्त उद्योगपति है, वो जो कि एक तरीके से मर चुका है, मरा हुआ सांप को ये पीट रहे हैं, और सप्ताह भर से बंबई में उसके तमाम वो ठिकानों पर छापे दर छापे पड़ रहे हैं। और इसका प्रतिकार तो एक यह भी होगा कि ये जो इनके सबसे बड़े उद्योगपति, अभी अजीत साहब ने नाम दिया, अडानी और अंबानी के ऊपर अगर छापे पड़ेंगे, और जब देखा जाएगा, जो कि खुलेआम घोषित है, तमाम रिपोर्टें आ चुकी हैं कि इन्होंने ब्लफ किया है, झूठ बोला है, और अंतरराष्ट्रीय मामलों में, विदेशों में भी इनके ऊपर केस दर्ज है इसको लेकर के, तो उनके ऊपर आखिर इस तरीके की छापेमारी कब होगी, उनके ऊपर इस तरीके का एक्शन कब होगा। तो इन सारी चीजों को अगर हम इस पर रोशनी डालेंगे, तो पिछला सप्ताह निश्चित रूप से जनतंत्र को पुख्ता करने के लिए जन प्रतिरोध के सप्ताह के रूप में हम देख सकते हैं। और खास करके बिहार में जिस तरीके की चीजें निकल करके आई हैं, राहुल गांधी ने एक पूरी संस्था को नंगा कर दिया, उसके साझेदारिता को। चुनाव आयोग जो निष्पक्ष तरीके से, जिसका काम ही है जनतंत्र की रक्षा करना, और उसके पास कोई जवाब नहीं है, वो उसका जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लठैत आते हैं, लखैरे आते हैं उसका जवाब देने के लिए। और चुनाव आयुक्त भी अगर आता है तो किस तरीके से आता है, इतने शर्मनाक तरीके से आता है। तो पिछला सप्ताह इस सत्ता के नंगे चेहरे को उजागर करते हुए जनता के व्यापक प्रतिरोध के सप्ताह के रूप में देखा जाएगा। आप सारे साथी आए, आराधना भार्गव जी, राकेश रंजन जी, अजीत सिंह जी, सलीम, डॉक्टर सलीम खान साहब, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। और हम इस तरीके से फिर हम अगले